नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, इस साल के आखिर में गुजरात चुनाव होने हैं। गुजरात चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, देश की आम जनता के साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों, नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान गुजरात पर बढ़ता जा रहा है। गुजरात मॉडल हिट हुआ, बीजेपी की बड़ी चुनावी जीत का सिलसिला भी शुरू हुआ। गुजरात मॉडल को देश ने पसंद किया। बीजेपी के सबसे बड़े मोदी ब्रांड पर मोहर लग गई और यही वजह गुजरात को खास बना देती है, गुजरात चुनाव को सबसे खास बना देती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अपने घर के झगड़ों में उलझी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ज्यादा खुश है। इस बार के गुजरात चुनाव की सरजमी और ज्यादा गर्म हो गई है, सरगर्मियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। गुजरात चुनाव की चुनौती बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना टेंशन बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात चुनाव का मोर्चा उन्होंने संभाल लिया है। इस साल 9वीं बार गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात गौरव नेशनल गेम्स पर आधार बना लिया। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से बड़ा संदेश दिया, यह मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। उधर रूस यूक्रेन युद्ध दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है। 7 महीनों से जारी युद्ध दुनिया के तमाम देशों की परेशानी बढ़ा रहा है। रूस यूक्रेन के तेवर नरम पड़ने के बजाय तल्ख होते जा रहे हैं। अमेरिका और यूरोप की मदद से यूक्रेन रूस के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। ऐसे में नाराज रूस अब फाइनल स्ट्राइक की तैयारी में है। जनमत संग्रह करवाने के बाद रूसी राष्ट्रपति फाइनल स्ट्राइक की तैयारी में दिख रहा है। क्या है पुतिन का यूक्रेन टुकड़े टुकड़े वाला प्लान? यूक्रेन को 2 टुकड़े में बांटने का पुतिन का प्लान कहां तक पहुंचा है, यह आज मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाऊंगा। दुनिया के तमाम मामलों में अमेरिका डबल चेहरा में है। अमेरिका हर मसले पर दोहरा रवैया दिखाता है। एक तरफ शांति की बात करता है तो दूसरी तरफ अमेरिका भड़काता है। वीजा के मामले में भी अमेरिका का दोहरा रवैया साफ देखा जा रहा है। एक तरफ अमेरिका वीजा मामले में हिंदुस्तान के लोगों को 800 दिन तक वेटिंग दिखाता है। मैं वापस कह रहा हूं, गौर से सुनिए, 800 दिन वेटिंग में है। अगर आप अमेरिका का वीजा लेना चाहते हैं, आपको 800 दिन इंतजार करना पड़ेगा। जब हिंदुस्तान ने इसकी शिकायत की तो अमेरिका ने तमाम तरह की परेशानियां गिरवा दी। तो दूसरी तरफ चीन के लोगों को बस 2 दिन में वेटिंग बताता है। वीजा मामले में अमेरिका के दोहरे रवैये को मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए पूरा एक्सपोज करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को मैं देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिनों के गुजरात दौरे पर पहुंचे। गुजरात के सूरत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी दौरे की शुरुआत कर दी है। गुजरात के सूरत में रोड शो का कार्यक्रम किया गया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार भाषण दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भावनगर पहुंचे।
सूरत के बाद भावनगर को कई परियोजनाओं का तोहफा दिया। फिर उसके बाद अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य उद्घाटन किया। नेशनल गेम्स पहली बार गुजरात में हो रहे हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को इसके लिए चुना गया। इस स्टेडियम से भी बहुत बड़ा संदेश जाएगा। जो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ये बेहद खास है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह गुजरात दौरा बेहद खास है। 2 दिन गुजरात में प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के लोगों के लिए करीब 29,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात लेकर पहुंचे हैं। गुजरात चुनाव के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर एक्शन पर इस वक्त सियासी मंथन चल रहा है और गुजरात के आखिर में यानी अब से कुछ महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और गुजरात में इस बार की चुनावी लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। इस बार गुजरात की चुनावी लड़ाई त्रिकोणीय होती जा रही है। गुजरात में अभी तक चुनावी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में होती रही है, लेकिन इस बार यह लड़ाई बहुत ज्यादा दमदार हो गई है। इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी कूद पड़ी है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद मोर्चा थाम रखा है। अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। उधर कांग्रेस अपनी अंदरूनी झगड़ों में उलझी हुई है। गुजरात को लेकर उतनी ज्यादा सीरियस नजर नहीं आ रही है। गुजरात चुनाव में हाथ को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली है, लेकिन अशोक गहलोत की कांग्रेस अध्यक्ष पद और राजस्थान सीएम पद वाली उलझन कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है और चुनावी माहौल में इसे समझना किसी के लिए मुश्किल काम नहीं है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि इस बीच यूथ कांग्रेस अपने लेवल पर कोशिश कर रहा है। बुधवार को गुजरात यूथ कांग्रेस ने युवा परिवर्तन रैली निकाली। 2022 के गुजरात चुनाव में परिवर्तन का कांग्रेस वाला दम दिखाया, लेकिन कांग्रेस को समझना होगा कि लड़ाई बड़ी है, लंबी है। कांग्रेस को पूरे दमखम के साथ जुटना होगा। टुकड़े टुकड़े में किया गया कोशिश असरदार नहीं होता है, इसलिए कोशिश पूरी करनी चाहिए और सही तरीके से करनी चाहिए। यानी जो आपने ठान लिया वो आपको करना होगा। इतना तो तय हो चला है कि गुजरात की सत्ता के अब 3 दावेदार इस वक्त मैदान में हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरे दमखम के साथ जुट गई है। अभी अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिन के गुजरात दौरा पूरा करने के बाद वापस दिल्ली लौटे हैं और अब एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात चुनाव में मोर्चा थाम लिया, संभाल लिया। अब प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों तक गुजरात में रहने वाले हैं। गुजरात के चुनावी रण के लिए मजबूत मोर्चाबंदी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात खास है। गुजरात मॉडल को लेकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से देश के प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया है। गुजरात मॉडल की चमक धमक अभी तक बरकरार है। इसकी चमक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तेज करने में जुटे हैं। गुजरात के गौरव को आगे बढ़ाने में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जुटे हुए हैं और इसे बताने के लिए अच्छी से अच्छी जगह कहां हो सकती है। सोचिए
कि अच्छी की जगह सबसे अच्छी गुजरात के सूरत में हो सकती है, जो डायमंड हब है, जो पूरे देश और दुनिया को एक बड़ा संदेश दे सकता है। और दुनिया भर के लिए सूरत में जो नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो गुजरातियों के लिए, गुजरात के लिए, देश के लिए एक बड़ा संदेश है। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत से क्या कुछ कहा है। सूरत शहर लोगों की एकजुटता और जन भागीदारी दोनों का बहुत ही शानदार उदाहरण है। हिंदुस्तान का कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जिसके लोग सूरत की धरती पे न रहते हो। एक प्रकार से मिनी हिंदुस्तान। सूरत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये शहर, सूरत इस बात के लिए मैं हमेशा उसका गर्व करता हूं, ये शहर श्रम का सम्मान करने वाला शहर है। यहां टैलेंट की कद्र होती है, प्रगति की आकांक्षाएं पूरी होती है, आगे बढ़ने के सपने साकार होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो विकास की दौड़ में पीछे छूट जाता है, ये शहर उसे ज्यादा मौका देता है, उसका हाथ थामकर आगे ले जाने का प्रयास करता है। सूरत की यही स्पिरिट आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। इस सदी के शुरुआती दशकों में जब दुनिया में 3 P यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की चर्चा होती थी, तब मैं कहता था कि सूरत 4 P का उदाहरण है। 4 P यानी पीपल्स, पब्लिक, प्राइवेट पार्टनरशिप। यही मॉडल सूरत को विशेष बनाता है। सूरत के लोग वो दौर कभी भूल नहीं सकते जब महामारियों को लेकर, बाढ़ की परेशानियों को लेकर यहां अपप्रचार को हवा दी जाती थी। उस कालखंड में यहां के व्यापारी और व्यापारी समाज के अनेक लोगों से मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि अगर सूरत शहर की ब्रांडिंग हो गई तो हर सेक्टर, हर कंपनी की ब्रांडिंग अपने आप हो जाएगी। और आज देखिए, सूरत के आप सभी लोगों ने ऐसा करके दिखा दिया है। मुझे खुशी है कि आज दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होते शहर में सूरत का नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत शहर से एक बड़ा संदेश न सिर्फ गुजरात को दिया है, बल्कि गुजरात के तमाम लोगों को दिया है। सूरत हीरा कारोबार के लिए दुनिया भर में मशहूर है, हब है, और पूरी दुनिया इस शहर की खास पहचान बनी हुई है। इस पहचान की बुलंदी का सीधा संबंध गुजरात मॉडल से जुड़ा हुआ है। दुनिया में सूरत के हीरे की चमक तो बढ़ेगी, देश दुनिया में गुजरात मॉडल की चमक और ज्यादा बढ़ेगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत के लिए अलग से करीब 3,500 करोड़ रुपए का तोहफा दिया है। सूरत शहर के लिए विकास के लिए खासतौर पर कई चीजें चलाई जा रही हैं। ड्रीम सिटी परियोजनाओं पर
तेजी से इस समय काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं के दूसरे चरण की भी आधारशिला रखी है। ड्रीम प्रोजेक्ट परियोजनाओं को सूरत में हीरा कारोबार के तेजी से विकास को बढ़ावा देने के कारोबार और रहने के लिए घरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ काम शुरू किया गया है। ड्रीम सिटी परियोजनाएं जब पूरा हो जाएंगी तो सूरत दुनिया की सबसे सुरक्षित और सबसे आरामदेह डायमंड सिटी बन जाएगी और यही विकास और तमाम रफ्तार को कोशिश करने के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 700 हेक्टेयर में फैले इस ड्रीम प्रोजेक्ट के मुख्य द्वार का उद्घाटन किया, जो हम आपको दिखा रहे हैं। सूरत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर पहुंचे। भावनगर का भी अपना खासा महत्व है। भावनगर समुद्र के किनारे बसा एक शहर है। इस तटीय शहर को विकसित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस हमेशा रहा है। जब वो सीएम थे तब भी लगातार गुजरात में विकास की बात करते थे, मेहनत करते थे, कोशिश करते थे। गुजरात की कोस्ट लाइन को हिंदुस्तान के बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कोशिश करते रहे। बेहतर पोर्ट्स हों, देश के व्यापार को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते रहे। इसी कार्यक्रम के साथ तटीय शहरों के विकास मॉडल को भी गुजरात का अहम हिस्सा बनाने की नरेंद्र मोदी ने कोशिश की है, जिसके लिए उन्होंने तमाम परियोजनाओं का सौगात दी है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र का भावनगर शहर विकसित होगा तो हिंदुस्तान की कोस्ट लाइन मजबूत होगी। भावनगर के पोर्ट्स विकसित होंगे, आधुनिक होंगे, आयात निर्यात के तरीके बेहतर होंगे, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और इसे आसानी से समझा भी जा सकता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनगर में 6000 करोड़ से ज्यादा की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। भावनगर के पोर्ट्स को आधुनिक बनाने का काम किया है। भावनगर में ट्रेवल्स के साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की कोशिश की है और दुनिया का सबसे पुराना पोर्ट लोथल भावनगर में है। लोथल बंदरगाह दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम बनाया जा रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह यह गुजरात का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनगर में एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं वाले भावनगर एयरपोर्ट का शुभारंभ किया। बस स्टैंड को नए डिजाइन के साथ शानदार लुक दिया है। भावनगर का यह स्टेशन, नया बस स्टेशन 27,404 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसमें 18 प्लेटफॉर्म, 4 स्टॉल, 17 दुकानें और यात्रियों की सुरक्षा के लिए तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 36वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया। पहली बार गुजरात में नेशनल गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम को चुना गया। इस खास मौके पर देश के कोने कोने से खिलाड़ी जुटे। खेल और खिलाड़ियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव किसी से छुपा नहीं है। वक्त वक्त पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते नजर आते हैं। खिलाड़ियों के साथ अपने मन की बात करते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं। खेल की दुनिया में हिंदुस्तान के चमकते सितारे लगातार उनसे मिलते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही ख्वाहिश है कि प्रधानमंत्री मोदी इसी सोच पर लंबे वक्त से काम भी कर रहे हैं। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, जिसका काम पिछले साल ही पूरा हुआ है और इस खेल के जरिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन पिछले साल फरवरी में उस वक्त हुआ था जब देश में राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद ने किया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें एक साथ 1,32,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। यह स्टेडियम 63 एकड़ में फैला हुआ है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बनाने में करीब 800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से भी काफी ज्यादा बड़ा है, जहां 90,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। यह स्टेडियम कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ओलंपिक के 32 फुटबॉलर ग्राउंड को मिलकर यह स्टेडियम अकेला है। सोचिए कि अगर 32 स्टेडियम होंगे
फुटबॉल की तो वो अकेला स्टेडियम बना है गुजरात में। आज अपने नाम के स्टेडियम में नेशनल गेम का उद्घाटन पीएम मोदी के लिए बेहद खास रहा है। जो स्टेडियम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा, इतने बड़े स्टेडियम में देश भर के खिलाड़ी और खेल प्रेमी जुटे। गुजरात पहली बार नेशनल गेम की मेजबानी कर रहा है। इस आयोजन का दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में हो रहा है। पीएम मोदी के ये लम्हा तो खास है, हर हिंदुस्तानी के लिए भी बेहद खास है और देश के लिए भी खास है। अहमदाबाद में 36वें नेशनल गेम्स का आगाज हुआ। गुजरात पहली बार नेशनल गेम्स की मेजबानी कर रहा है। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक नेशनल गेम्स चलेगा। गुजरात के 6 शहर यानी अहमदाबाद, गुजरात, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में गेम्स का आयोजन होगा। इस साल बाद यानी 7 साल बाद रहे इस गेम्स में 7,000 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। लगभग 36 अलग अलग स्पोर्टिंग इवेंट्स में एथलीट्स भाग लेंगे, फैंस लेंगे। खिलाड़ियों के लिए और फैंस के लिए एक बेहद खास मौका है। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद नेशनल गेम्स की वापसी हुई है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं, नेशनल गेम्स के उद्घाटन के खास मौके पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों से क्या कुछ कहा है, मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। आप सभी खिलाड़ियों को मैं एक मंत्र और देना चाहता हूं। अगर आपको कंपटीशन जीतना है तो आपको कमिटमेंट और कंटिन्यूटी को जीना सीखना होगा। खेलों में हार जीत को कभी भी हमें आखिरी नहीं मानना चाहिए। ये स्पोर्ट्स स्पिरिट आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। तभी भारत जैसे युवा और भारत जैसा युवा देश उसके सपनों को आप नेतृत्व देंगे, असीमित संभावनाओं को साकार करेंगे। और आपको याद रखना है, जहां गति होती है वहीं पर प्रगति होती है। इसलिए इस गति को आपको मैदान से बाहर भी बनाकर रखना है। ये गति आपके जीवन का मिशन होना चाहिए। मुझे विश्वास है नेशनल गेम्स में आपकी जीत देश को जश्न का मौका भी देगी और भविष्य के लिए एक नया विश्वास भी जगाएगी। इसी विश्वास के साथ ये 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ का आह्वान करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का कार्यक्रम आपने देख लिया। यानी अब से 24 घंटे के बाद, अगले कुछ घंटों के बाद, कल के दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात में क्या कार्यक्रम है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 30 सितंबर को गुजरात में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को गांधीनगर स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये उनका पहला कार्यक्रम होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन से कालूपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। सुबह लगभग 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजनाओं की हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद मेट्रो के कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र तक मेट्रो रेल यात्रा से सफर करेंगे और दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद मेट्रो परियोजनाओं के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अंबाजी के मंदिर जाएंगे। करीब शाम 6:30 बजे अंबाजी के मंदिर में 7200 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। शाम करीब 7 बजे पीएम मोदी अंबाजी के मंदिर से पूजा अर्चना करेंगे। 8 बजे के करीब गब्बर तीर्थ में महाआरती में शामिल होने के बाद पीएम मोदी देश की राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब से कुछ घंटों के बाद या यूं कहें 30 तारीख का पूरा कार्यक्रम है। कल कार्यक्रम क्या रहेगा वो भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए अपने दर्शकों को बताऊंगा। राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको इंटरनेशनल खबरें दिखाऊंगा। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 7 महीने से लगातार चल रहा है। न रूस पीछे हटने के लिए तैयार है, ना ही यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है। और इस बीच रूस ने यूक्रेन के 4 शहरों में वोटिंग का काम पूरा कर लिया। रूस ने शहर के लोगों से पूछा कि वो यूक्रेन के साथ रहना चाहते हैं या फिर रूस के साथ। और रूस का यह दावा है कि यूक्रेन के 4 शहर के लोगों ने रूस के पक्ष में वोट दिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस बीच अमेरिका ने रूस में रह रहे अपने सभी नागरिकों को जल्द से जल्द वापस आने की सलाह दी है। इतना ही, जो अमेरिका रूस जाना चाह रहे थे उन्हें अमेरिका से रुकने की सलाह दी है। अमेरिका इस फैसले से दुनिया की राजनीति और ज्यादा तेज हो गई। अमेरिका ने अपने नागरिकों से रूस छोड़ने को कहा। अमेरिका ने अपने नागरिकों को रूस जाने से भी रोका। क्या रूस में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका भी देगा दखल? आखिर रूस में क्यों मची है भगदड़? किस ओर बढ़ रहा है रूस यूक्रेन का युद्ध? रूस ने जीता यूक्रेन में जनमत संग्रह। रूस के जनमत संग्रह को यूक्रेन ने बताया ढोंग। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। रूस अभी तक यूक्रेन को घुटने पर नहीं ला सका है। यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस तरह से अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों से तुरंत रूस छोड़ने के लिए कहा है। रूस की राजधानी मॉस्को में स्थित अमेरिकी दूतावास से बुधवार को सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर कहा गया है कि जो भी अमेरिकी नागरिक इस वक्त रूस में हैं, वे तत्काल वहां से निकल जाएं और जो भी लोग रूस जाने की योजना बना रहे हैं, वे फिलहाल वहां की यात्रा करने से बचें। अमेरिका के अलर्ट जारी करने के पीछे मुख्य वजह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वह फैसला है जिसमें उन्होंने रूस के पुरुषों को यूक्रेन के खिलाफ जंग में शामिल होने का आदेश दिया है। पुतिन के इस आदेश के बाद बड़ी तादाद में रूस से पुरुषों का पलायन शुरू हो गया है। लाखों की तादाद में रूस से लोग पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं। सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर रूस और जॉर्जिया की सीमा की है। दोनों देशों की सीमा पर रूस की तरफ से जाने वाली गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं। ये सभी वे लोग हैं जो जल्द से जल्द रूस छोड़ देना चाहते हैं। गाड़ियों में सामान भरकर भागते लोगों की ऐसी तस्वीरें दिखना इन दिनों रूस में आम है। भागने वालों में ज्यादातर संख्या उन परिवारों की है जिनमें कई युवा हैं, क्योंकि रूस की सरकार इन दिनों रूस के युवाओं को जबरदस्ती सेना में भर्ती करके यूक्रेन भेज रही है। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच समझौता कराने का ऑफर दिया है। ये ऑफर उन्होंने सोशल मीडिया पर दिया। अमेरिका की लीडरशिप को थोड़ा नरम रुख अपनाने की जरूरत है। ये एक बड़ा इवेंट है, इसलिए इसका हल भी बड़ा। रूस और यूक्रेन के बीच जो चल रहा है वह कभी नहीं होना चाहिए था। अगर मैं इस वक्त अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो ऐसा नहीं होता।
दोनों देशों को इस समय एक समझौते पर पहुंचने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इधर अमेरिका के एक फैसले ने पुतिन को परेशानी में डाल दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के साथ ही अमेरिका ने यूक्रेन को दी जा रही मदद बढ़ा दी है। अमेरिका ने यूक्रेन को $1.1 बिलियन के हथियार और देने का ऐलान किया है। इस बीच ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को मदद का भरोसा दिया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को आश्वासन दिया है कि पुतिन के पराजित होने तक ब्रिटेन यूक्रेन का साथ देता रहेगा। अमेरिका के इस फैसले से पुतिन बौखला गए हैं। उन्होंने G7 देशों को तेल की सप्लाई बंद करने की धमकी दी है। उन्होंने G7 देशों से कहा है कि तेल की कीमत बढ़ाओ वरना सप्लाई रोक दी जाएगी। उधर रूस यूक्रेन के 4 शहरों पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसान में रूस ने जनमत संग्रह कराकर लोगों से पूछा है कि वे यूक्रेन के साथ रहना चाहते हैं या रूस के साथ। रूस का दावा है कि यूक्रेन के इन 4 शहरों में रूस के पक्ष में बम्पर वोटिंग हुई है। रूसी दावों के मुताबिक लुहांस्क 98.4%, जापोरिजिया 93.1%, खेरसान 87%, डोनेट्स्क 92.2% लोगों ने रूस के साथ रहने के लिए मतदान किया है। उधर यूक्रेन ने इस पूरे जनमत संग्रह को अवैध और रूस का ढोंग बताया है। यूक्रेन का कहना है कि ये मतदान किसी भी सूरत में निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं माना जा सकता, क्योंकि युद्ध के कारण क्षेत्र के हजारों निवासी पलायन कर गए हैं और फिलहाल वहां रह रहे लोगों पर सशस्त्र रूसी सैनिक घर घर जाकर रूस के पक्ष में मतदान करने का दबाव बना रहे थे। दूसरे शब्दों में कहें तो रूस ने यूक्रेनी नागरिकों से बंदूक के दम पर अपने पक्ष में वोटिंग करवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो खबर आपके लिए है और ये बुरी खबर है। अमेरिका का वीजा पाने के लिए आपको कम से कम 2.25 साल का इंतजार करना पड़ेगा। राष्ट्र की आवाज के जरिए पहले भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर आपको ये बताना चाहता हूं कि वीजा के मामले में अमेरिका दोहरा रवैया अपना रहा है। एक और जहां हिंदुस्तान के लोगों को अमेरिका वीजा 2.25 साल के इंतजार के बाद दे रहा है, तो वहीं चीन के लोगों के लिए अमेरिका वीजा सिर्फ 2 दिन में मुहैया करा रहा है। अमेरिका दौरे पर गए हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब वीजा का मुद्दा उठाया तो अमेरिका कोरोना जैसी तमाम तरह की दिक्कतें गिनवाने लगा। यह अमेरिका का दोहरा रवैया नहीं तो और क्या है। जरा सोचिए, चीन को 2 दिन में वीजा दे रहा है, हिंदुस्तानियों को एक लंबे अरसे के बाद वीजा दे रहा है। इससे लोगों की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। खैर, अगली खबर का रुख करता हूं, आपको बताता हूं। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान किस तरीके से एक के बाद एक बड़ी खबर बना रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इन दिनों अपनी हत्या का डर सता रहा है। उन्हें डर है कि कहीं कोई कट्टरपंथी उनकी हत्या ना कर दे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान ने नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पर अपनी हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। इमरान खान का कहना है कि मरियम नवाज कट्टरपंथियों को उनकी हत्या के लिए उकसा रही है। इमरान को सता रहा है अपनी हत्या का डर। एक रैली में इमरान ने किया खुलासा। मेरी हत्या करवाना चाहती हैं मरियम नवाज, इमरान। बंद कमरे में रची मेरी हत्या की साजिश, इमरान। मरियम ने इमरान को कहा था शैतान। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की नींद इन दिनों उड़ी हुई है। उन्हें अपनी हत्या का डर सता रहा है। उन्हें डर है कि कहीं कोई कट्टरपंथी उनकी हत्या न कर दे। इमरान अपनी सुरक्षा को लेकर इन दिनों खासे परेशान हैं।
इमरान का कहना है कि पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज उनकी हत्या की साजिश रच रही हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इमरान खान का कहना है कि मरियम उनके खिलाफ सांप्रदायिकता और धार्मिक नफरत का प्रचार कर रही हैं, ताकि पाकिस्तान का कोई कट्टरपंथी उनकी हत्या कर दे। इमरान खान का आरोप है कि मरियम नवाज इतनी बेचैन है कि वो ये सुनिश्चित करने में भी लगी हैं कि पाकिस्तान चुनाव आयोग उन्हें अयोग्य घोषित कर दे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान ने लाहौर से करीब 400 किलोमीटर दूर एक रैली के दौरान अपनी हत्या की साजिश रचने की बात कही थी। रैली में उन्होंने कहा था कि मरियम नवाज ने अपने साथियों के साथ मेरे खिलाफ सांप्रदायिकता और धार्मिक नफरत का प्रचार किया, ताकि कोई भी धार्मिक कट्टरपंथी इससे भड़क जाए और मेरा कत्ल कर दे। 4 लोगों ने मुझे मारने के लिए बंद दरवाजों के पीछे फैसला किया था, लेकिन मैं मौत से नहीं डरता, क्योंकि ये अल्लाह तय करते हैं, कोई और नहीं। आपको बता दें कि सत्ता से हटने के बाद से ही इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम शरीफ पर हमलावर हैं। वो अपनी हर रैली में शरीफ परिवार को घेरने की कोशिश करते हैं। अब सवाल उठता है कि इमरान खान ने ऐसा क्यों कहा कि मरियम शरीफ उनकी हत्या की प्लानिंग कर रही हैं। दरअसल कुछ दिन पहले मरियम ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में मरियम ने इमरान खान के 2 कथित बयानों और उनसे तुलना करने के लिए कुरान की आयतें सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। इमरान खान पर तंज कसते हुए मरियम ने लिखा था कि ये अपनी राजनीति के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने झूठे विमर्श को बढ़ावा दे रहे हैं। अपने मजहब और मुल्क को इस शैतान से बचाएं। मरियम के इसी ट्वीट को घेरते हुए इमरान खान इसे अपनी हत्या की साजिश बता रहे हैं। इमरान खान का कहना है कि मरियम देश के कट्टरपंथियों को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं, ताकि कोई कट्टरपंथी उनके बहकावे में आकर उनकी हत्या कर दे। इससे पहले 14 मई को भी एक रैली के दौरान इमरान ने अपनी हत्या का शक जताया था। रैली में उन्होंने कहा था कि उन्हें मारने के लिए देश और विदेश में साजिश रची जा रही है। मेरे खिलाफ बंद कमरों के अंदर, मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर एक साजिश हो रही है, और वो साजिश ये है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। सुन ले जरा, ये साजिश का मुझे पहले पता था, और मुझे चंद दिन पहले मुझे पूरा इल्म हो चुका है। तो पहले जरा गौर से सुने मैं क्या किया है। मैंने, नौजवानों, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवा के एक महफूज जगह पे रख दी है कि अगर मुझे कुछ होगा, ये वीडियो सारी कौम के सामने आएगी। और इस वीडियो में मैंने पिछली गर्मियों से जो ये मेरे खिलाफ साजिश हुई, जो इस साजिश में मुलव्वस है, मैंने एक एक का नाम लिया इस वीडियो में। आपको बता दें कि क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव हार गए थे। इसका आरोप उन्होंने अमेरिका पर मढ़ा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर साजिश के तहत उन्हें सत्ता से हटाया है। इमरान के हटने के बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए
आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।